महज 24 घंटे के अंदर भविष्यवाणी सच साबित हो गई। और कल ही जिस जज साहब की कहानी मैंने आपको बताई थी, आज उन जज साहब ने ऐलान कर दिया है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे और बीजेपी से ही चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने की बाकायदा सीट का भी ऐलान हो गया है। भारत में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को लेकर के जिस तरह से सवाल खड़े होते हैं, उसके बाद में इन जज साहब के ऐलान का क्या कहें। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने दिया इस्तीफा, 7 मार्च को बीजेपी में शामिल होंगे और तामलुक से चुनाव लड़ेंगे। अब इसके बाद में कुछ कहने के लिए बच जाता है क्या? और इन जज साहब की एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है जो कल मैंने आपको बताई थी। इनके 14 ऐसे फैसले रहे हैं जो मौजूदा सरकार, ममता बनर्जी की मौजूदा सरकार के खिलाफ गए हैं, और उसके बावजूद भी जरा सी हिचक नहीं, जरा सी भी हिचक नहीं। और रिटायरमेंट होना नहीं था, लेकिन चुनाव लड़ने की इतनी जल्दी है कि रिटायरमेंट पहले ले लिया, समय से पहले। और अब 7 तारीख को यानी परसों बीजेपी के अंदर शामिल होंगे। और मैंने कल इस बात को डंके की चोट पर कहा था, खुल करके कहा था, और इन जज साहब ने कहा था, इसीलिए मैंने कहा था। इन जज साहब ने कहा था कि मैं हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ूं, हो सकता है कि वाम दलों से, लेफ्ट पार्टियों से चुनाव लड़ूं, और हो सकता है कि बीजेपी से चुनाव लड़ूं। बीजेपी का नाम इन्होंने सबसे आखिरी में लिया था, और मैंने कल ही कह दिया था इस बात को। आप देख लीजिए वो वीडियो जाकर के। मैंने कल ही इस बात को कह दिया था कि बीजेपी का नाम जो सबसे आखिरी में लिया गया है, और कांग्रेस और वामपंथियों का नाम, लेफ्ट पार्टियों का नाम जो पहले लिया गया है, ये केवल और केवल बात को घुमाने के लिए लिया गया है। चुनाव ये बीजेपी से ही लड़ेंगे, और वही हुआ। तो महज 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो बात सही साबित हो गई। देखिए आज कितना खुला सब कुछ दिखाई दे रहा है। लोकतंत्र के अंदर, न्यायपालिका में जो है वो लोगों का एक विश्वास, अटूट विश्वास वो कहा जाता है, लेकिन उस अटूट विश्वास को कैसे तार तार किया जा रहा है। मैं फिर कह देता हूं इस बात को कि ये भारत के इतिहास में पहली बार नहीं है, लेकिन ये क्यों हो रहा है? और अगर सिर्फ 2 बार पहले हुआ है आज तक, ये तीसरी बार अब होने जा रहा है कि कोई सीटिंग जज इस्तीफा दे करके, भाई अब अभी तक हमने सुना था कि कोई डीएसपी, कोई एसपी, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, वो इस्तीफा दे करके चुनाव लड़ लेते हैं। लेकिन जज भी अगर इस्तीफा दे करके चुनाव लड़ने पर आ जाए और ऐलान कर दें साहब, तो फिर क्या ही कहें। वो एक आखिरी दरवाजा होता है न्याय के लिए, वो एक आखिरी दरवाजा होता है जिस पर लोग बड़ी उम्मीद से जाते हैं, और आखिरी उम्मीद वहीं पर लेकर के लोग जाते हैं कि जो कुछ होगा वहीं पर होगा। चाहे पुलिस वाला हो, चाहे नेता हो, चाहे वकील हो, चाहे और कोई अधिकारी हो, जो भी एकड़ी दिखाता है, तो एक आम आदमी जो है वो ऊंची आवाज में छाती चौड़ी करके यही कहता है कि तुझको अदालत में घसीटूंगा, तुझको कोर्ट में देख लूंगा मैं। लेकिन कोर्ट में भी देखेंगे कैसे? कोर्ट में भी अब वो जज बैठे हैं जो भाजपा में जाकर के चुनाव लड़ सकते हैं। तो सोचिए कि अभी ये 7 तारीख को भाजपा में शामिल होंगे, या 7 तारीख से पहले ही वैचारिक रूप से ये भाजपा में पहले ही शामिल हो चुके थे। वैचारिक रूप से क्या ये अभी भी भाजपा में ही थे, अब आधिकारिक रूप से शामिल होंगे? सवाल इस बात का है। और सवाल इस बात का भी है, जैसे मैंने कल भी कहा था, और कल जिस तरह से इन्होंने माहौल बनाया था, जैसे नेता माहौल बनाते हैं कि महिला वकीलों को अपने साथ, महिला जजों को अपने साथ लेकर के आए। जब इन्होंने कल इस बात का ऐलान किया कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं और हो सकता है कि मैं चुनाव लड़ूं, तो जब इस बात का इन्होंने ऐलान किया तो उस वक्त में ये अपने साथ महिला जजों को लेकर के आए, वकीलों को लेकर के आए, और महिला जज रोने लग गई इनके सम्मान में। महिला जज कहने लगी कि जज साहब आप क्यों जा रहे हो? आपके बगैर आपका जो कोर्ट रूम है वो सूना पड़ जाएगा। हम उसको न्याय का मंदिर कहते हैं। सोचिए क्या आज की दिशा, आज जो है वो भाजपा 400 पार का जो नारा दे रही है, वो भाजपा केवल जज साहब पर नहीं है, जज साहब पर तो सारे सवाल हैं। अब सवाल जरा भाजपा पर भी कीजिए।
मैंने कल ही इस बात को डंके की चोट पर कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी, अगर वामपंथी पार्टियां अगर इनको लेती हैं, इन जज साहब को लेती हैं, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को कोई हक नहीं होगा कि वो न्यायपालिका के ऊपर कोई उंगली उठाए। मैंने कल कहा था, इस बात को जाकर के आप देख लीजिए, बगैर लाग लपेट के इस बात को कहा था कि अगर राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ये जज को अपनी पार्टी के अंदर लेते हैं, कांग्रेस में शामिल करवाते हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़वाते हैं, तो कोई हक नहीं है कांग्रेस पार्टी को फिर वो ये कहने का कि हम न्यायपालिका के सवालों, न्यायपालिका के फैसले के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। कोई हक नहीं है फिर। इस बात को मैंने कल डंके की चोट पर कहा था और मैंने कहा था कि बीजेपी को भी सिरे से खारिज कर देना चाहिए कि हम ऐसे जज को नहीं लेंगे। 400 सीट हम जीत रहे हैं, हम एक सीट अगर हारते होंगे तो हार जाएंगे, हम 399 सीट जीतना कबूल करेंगे, लेकिन वर्तमान में कोई जज इस्तीफा देकर के आए और जब आज के समय में न्यायपालिका को लेकर के इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हो, जब लोगों के सामने जज लोया से लेकर के और पता नहीं किस किस जज का नाम सामने हो, तो ऐसे कम से कम माहौल के अंदर और बीजेपी के ऊपर वो सारे सवाल हैं, वो कांग्रेस पार्टी पर सवाल नहीं है। कांग्रेस पर तो जो सवाल थे वो आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले आप चले जाएंगे तब थे, तब कांग्रेस सत्ता में थी, सरकार में थी। लेकिन आज जो सत्ता में, जो सरकार में है, उसके ऊपर न्यायपालिका को लेकर के, जजों को लेकर के बहुत गंभीर सवाल हैं। खास तौर पर अमित शाह के ऊपर बहुत गंभीर सवाल हैं, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत सवाल हैं। और ऐसे में भाजपा अगर इनको अपनी पार्टी में ना केवल शामिल करा रही है और भाजपा इनको अगर चुनाव भी लड़वाने जा रही, जैसे जज साहब कह रहे हैं, और मैंने कल ही इस बात को कहा था कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से शायद इन्होंने बात कर ली है, उनका एक्सपीरियंस जानने के बाद में इन्होंने टिकट फाइनल करवाया होगा दिल्ली से। ऐसे ही कोई इस्तीफा नहीं देता है, इस्तीफा तब होता है जब फाइनल हो जाती है बात। इनकी बात फाइनल हो गई थी तब जाकर के इन्होंने इस्तीफा दिया। आप सोचिए कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। अगर कोई जज इस तरह से खुलेआम आकर के सामने बोल दे और उसके बाद में सवाल नहीं, उसके बाद में कोई चर्चा नहीं, और जिस तरह से मौजूदा समय के अंदर फैसलों को लेकर के सवाल खड़े हो रहे, मैं कल ही आपको जो है इस बात का जो है वो एक खबर दिखाई थी मैंने एक अंग्रेजी अखबार की, जिसमें एडवोकेट जनरल गुप्ता ने इस बात को कह दिया था जनवरी के अंदर ही कि ये भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल जो मनसा का है, मनसा क्या है आपकी, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि जब चारों तरफ आपको बेपर्दा किया जा रहा है, चारों तरफ आपके ऊपर इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपके जिस्म पर एक कपड़ा तक नहीं बचा है, उन सवालों की बौछारों का सामना करते करते आपकी धज्जियां उड़ चुकी हैं, और वो सवालों का बौछार जिस तरह से अब चुनाव में होगा, क्या कहेंगे आप, क्या जवाब देंगे आप, कौन सा परिवार आप दिखाएंगे उसके सामने। लालू प्रसाद यादव ने एक परिवार का जिक्र किया, आप लेकर के आ गए कि मैं मोदी का परिवार हूं, ये कैंपेन चलने लगा। अब क्या कहेंगे, मैं हाईकोर्ट का जज हूं, मैं बीजेपी का जज हूं, क्या ये कैंपेन चलाएंगे अब बीजेपी के लोग? क्या अमित शाह जी अपने ट्विटर प्रोफाइल के अंदर, सोशल मीडिया प्रोफाइल के अंदर लिखेंगे कि बीजेपी का जज? और सोचिए कि अगर कांग्रेस अगर इन जज साहब को अपनी पार्टी में शामिल करा लेती तो गोदी मीडिया आसमान सर पर उठा लेती, और वाकई तब बीजेपी लिख रही होती कांग्रेस का जज, कांग्रेस का जज, कांग्रेस का जज, तब इस बात को लिखा जा रहा होता। और ममता बनर्जी जो है वो सिरे से गठबंधन को तोड़ देती, जैसा मैंने कल ही इस बात का जिक्र किया था। तो सवाल सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपके अंदर सुचिता नाम की कोई चीज बची भी है या नहीं है। सवाल सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि आप एक एक सीट जीतने के लिए अगर इस तरह से समीकरण भिड़ा रहे हैं कि आपको जजों को उतारना पड़ गया मैदान के अंदर, तो किस मुंह से 400 पार का नारा दिया जा रहा है? 400 पार का मतलब यह होता है कि जिस व्यक्ति की इतनी हैसियत हो, इतनी कैपेसिटी हो
कि वो इतना भारी भरकम लाव लश्कर के साथ में जीत रहा है, तो एक दो विवादित चीजों को, एक दो विवादित सीटों को वो ऐसे ही छोड़ देता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक खराब मछली की वजह से पूरा तालाब गंदा हो जाए। ये कहावतें यूं ही नहीं कही गई हैं, इन कहावतों का मतलब है कि एक मछली जो है वो कहीं पूरे तालाब को गंदा ना कर दे, इसलिए वो एक खराब मछली को उठा करके बाहर कर देता है। और जिस तरह से बीजेपी के अंदर अब देखिए, ये क्या कहें, हंसी के मारे अब कहीं जो है वो आदमी, आप लोग जो है वो, इनका बयान सामने आया है। जो जज साहब हैं जो बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं, इनका बयान सामने आया है। नरेंद्र मोदी गोल्डमैन, बीजेपी आल्सो अप्रोच्ड मी। तो मतलब कि बीजेपी ने इनको अप्रोच किया। अब बीजेपी किस मुंह से कहेगी? और जो भाजपा के प्रवक्ता शाम को वो टीवी के ऊपर बैठते हैं, सुधांशु त्रिवेदी, संबित पात्रा, ये सब जो बड़ी लच्छेदार बातें कह कह करके पता नहीं मिस्र और कहां कहां का, जर्मनी का फला फला का जो है वो ला करके बड़ा इतिहास सुनाते हैं। क्या इतिहास सुनाया जाएगा आज के 10-20 साल 50 साल के बाद में कि फला समय पर एक पार्टी थी जो मौजूदा 10 साल पूरे कर रही थी और उन्होंने एक सब जज साहब को उतार दिया मैदान में। जैसे आज मैं कह रहा हूं कि हां, 2 बार ऐसे मौके हुए हैं। लेकिन तब का माहौल और अब के माहौल में अंतर है साहब। तब के माहौल में और अब के माहौल में यह अंतर है कि तब इस तरह से न्यायपालिका के ऊपर सवाल नहीं उठ रहे थे, इस तरह से न्यायपालिका सवालों के कटघरे में नहीं था। संजय राउत का भी इस पर बयान आया है। अगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज इस्तीफा देते हैं और किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो न्याय नहीं दे रहे थे बल्कि पार्टी के लिए काम कर रहे थे। अब बताइए, विपक्षी पार्टियां क्या ये भी नहीं बोले? और फिर विपक्षी पार्टियों के पीछे आप हाथ धो करके पड़ जाएंगे कि मैं मोदी का परिवार हूं, मोदी का परिवार है, भारत का परिवार है। मतलब आप जो करते रहेंगे वो करते रहेंगे और उस पर अगर कोई सवाल पूछेगा तो उस पर टूट पड़ेंगे। यह कैसा भीड़ तंत्र है? लोकतंत्र में चुनाव में देश जा रहा है, बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है, ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर चुनाव होने वाला है। और उस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर चुनाव से पहले अगर विपक्षी पार्टी आप पर सवाल पूछती तो आप इस तरह से उसके ऊपर आक्रमण कर देंगे कि आपको कोई कुछ कहे ही नहीं, आपसे कोई सवाल नहीं पूछे, आप एकदम से छुई मुई बन जाते हैं और आप विपक्ष को आप कुछ भी कह सकते हैं। अपनी पार्टी के अंदर आप किसी को भी ले सकते हैं। विपक्ष के कई नेता कहते हैं कि ये तो चुनाव जीतने के लिए फलाने फलाने जो हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, जिनका नाम लिया जाता है और कहा जाता है ये फलाने फलाने उन लोगों को उस पार से भी ले आएंगे ये और उस पार से ला करके यहां पर चुनाव लड़वा देंगे। समझ रहे हैं आप? तो यह स्थिति है। और इस स्थिति के अंदर अगर कोई कहे कि वाकई बीजेपी 400 पार कर रही है तो वाकई बीजेपी 400 पार कर रही है। और वे कहा जाता है कि अगर ये ऐसी दुनिया मिल भी जाए तो फिर वो दुनिया किस काम की। कोई अटल बिहारी वाजपेयी की जो है ये पार्टी, जिसको कहते थे कि ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से ना छूं, और आज अटल बिहारी वाजपेयी अगर आज होते और ये राजनीति देखते तो कौन से चिमटे से जो है इनको जवाब देते? कौन सा चिमटा जो है इनके लिए लेकर के आते कि तुम जजों को अप्रोच कर रहे हो, जजों को कह रहे हो कि आइए चुनाव लड़ लीजिए? कौन सा जो है वो चिमटा लेकर के इनसे सवाल जवाब करते? और कौन सा राज धर्म आज नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाते हैं? सवाल इस बात का है। बीजेपी ने जिस तरह से इस मसले के अंदर, इस मसले में बीजेपी ने जिस तरह से चीजों को सिरे से खारिज किया है और सिरे से नजरअंदाज करके चल रही है कि मीडिया तो हमारा है, सवाल पूछेगा नहीं, क्या लोगों के बीच में सवाल नहीं खड़े होंगे? और एक सीट आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है, ये जज साहब का क्या इतना बड़ा लाव लश्कर है, ये जज साहब का क्या इतना बड़ा जनाधार है कि वो आपको 50 सीट जितवा देंगे वहां पर? अरे 50 सीट भी अगर जीती जाती हो और उसके लिए
अगर नैतिकता आपको दिखानी हो, अगर स्थापित करनी हो तो की जा सकती है, लेकिन वो आज इच्छा शक्ति दिखाई नहीं दे रही है। तो बहरहाल ये जज साहब जो हैं चुनाव के मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं, और अब देखना यह है केवल कि इस देश की जनता क्या ऐसी चीजों को भी स्वीकार कर लेगी? क्या देश के लोग ऐसे जजों को भी उम्मीदवार के तौर पर स्वीकार कर लेंगे? यह मत भूलिए कि ये जज उतर गए तो जीत भी गए। मत भूलिए इस बात को। जनता जनार्दन ऐसे ही नहीं कहा जाता है, जनता वाकई जनार्दन होती है। और जिस किसी को लगता है कि जनता क्या है, जनता को तो हम अपनी जेब में रखते हैं, तो जनता अपनी औकात, अपनी हैसियत उसको बता देती है जब उसके सामने खड़ी होती है। और जनता अभी कुछ दिन पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं बताऊंगा मैं आपको, कुछ दिन पहले, महज कुछ दिन पहले राजस्थान के अंदर बीजेपी भारी भरकम बहुमत से चुनाव जीत गई, और उसके बाद में बीजेपी ने वहां से एक उम्मीदवार को बगैर चुनाव जीते, यह पहली बार हुआ था संभवतः, बगैर चुनाव जीते मंत्री बना दिया, टिट्टी को। और टिट्टी की लोगों ने ऐसी सिट्टी बजा दी कि वो चुनाव हार गए। सोचिए, ये जनता जनार्दन की ताकत होती है। एक व्यक्ति जो कि चुनाव जीता तक नहीं था, चुनाव में केवल महज उम्मीदवार था, और उस व्यक्ति को जब चुनाव में भाजपा ने मंत्री बना करके उतार दिया, तब भी लोगों ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि हमें मंत्री नहीं चाहिए, हमें विपक्ष का एक विधायक होगा तो चलेगा, लेकिन ये इस तरह से सत्ता पक्ष का लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को रोंद करके अगर मंत्री बनाया जाएगा, हरा देंगे हम उसको। और लोगों ने हरा दिया। तो अब टेस्ट बीजेपी का नहीं है, अब परीक्षा लोगों की है कि वो ऐसे उम्मीदवारों को स्वीकार करते हैं या ऐसे उम्मीदवारों को सिरे से खारिज करते हैं, ऐसे उम्मीदवारों को जिता करके संसद में भेजते हैं या ऐसे उम्मीदवारों को लोग ठिकाने लगा देते हैं। ये अब लोगों के ऊपर है। आप बताइए, अगर आप इनके क्षेत्र के मतदाता होते तो माननीय जज साहब के लिए आपका वोट जाता, या आप इन जज साहब को हराने के लिए वोट करते? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।